2011 में संतोष हेगड़े कर्नाटक लोकायुक्त के हेड रहे। 2011 में एक खबर ब्रेक करते हैं रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, जिसके अंदर 23 मिलियन टन की इलीगल माइनिंग की जाती है, यानी अवैध खनन। Reddy brothers from Karnataka, the Supreme Court today ordered mining to stop at their mines in Andhra Pradesh. Reddy brothers can go ahead with the mining. Three Reddy brothers are ministers in Karnataka. Their clout first ensured a majority to the BJP government. कर्नाटक के पूर्व पर्यटन मंत्री जनार्दन रेड्डी और उनके भाई को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रेड्डी पर अवैध खनन और वित्तीय अनियमितता के मामले दर्ज किए गए। जिसमें लोगों के खदानों से लोगों के अयस्कों को खोद करके दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, वो भी अवैध तरीके से, जिससे कर्नाटका राज्य सरकार को 16,085 करोड़ रुपए का चूना लगता है, यानी कि घाटा जाता है। और ये भी कच्चा लोहे की अयस्क जो बेचा गया था वो चाइना को एक्सपोर्ट किया गया था इनलीगली। स्कैम के पीछे जिन 3 बंधुओं का हाथ था, जिनको कर्नाटक के अंदर वो पूरे देश के अंदर रेड्डी ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। ये 3 भाई हैं, सोमशेखर रेड्डी, करुणाकर रेड्डी, जनार्दन रेड्डी। इसमें जनार्दन रेड्डी मेन है और इनके पीछे 2 काम करते हैं। दरअसल इनकी स्टोरी आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के ये इतना बड़ा स्कैम करने में सफल हो पाए। जनार्दन रेड्डी, ये है जनार्दन रेड्डी, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि बेल्लारी के अंदर एंट्री करने पर बैन लगा दिया है। लेकिन इनके भाई हैं सोमशेखर रेड्डी, 2018 में इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ में, और नरेंद्र मोदी कुछ यूं कहते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक तरफ तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में मिलाते हैं। यही तो प्रधानमंत्री की रणनीति मेरे समझ में आज तक नहीं आती। इस स्टोरी की शुरुआत करने से पहले एक कंसेप्ट को समझ करके लाते हैं। जब भी कोई इलीगल माइनिंग की जाती है, किसी भी क्षेत्र से माइनिंग की जाती है, तो वहाँ पे उस धातु को निकाल करके उसको फैक्ट्री के अंदर उसको सेपरेट किया जाता है, और उसमें से जो भी सैंड ड्यून्स हैं उसके अंदर मिलावटें चीज़ों उनको बाहर किया जाता है, और मेनली प्रोडक्ट को बाहर, यूजफुल प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया जाता है। ऐसा ही कर्नाटका के अंदर होने वाला था। यहाँ पर कर्नाटका सील्ड के अंदर काफ़ी सारे लोगों की खदानें हैं, यानी कि आयरन की खदानें पाई गई थी माइनिंग करने के लिए, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी सारा पैसा कमा सकती थी। ऐसे ही मॉडल पर जब यूपीए की केंद्र में सरकार थी, उन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दिया कि आप अपने यहाँ पे माइनिंग करवाइए और एक स्टील का प्लांट लगाइए, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और राज्य के पास में पैसा भी आएगा, जिससे डेवलपमेंट राज्य के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पर किया जा सकता है। लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये कहते हुए यूपीए गवर्नमेंट को मना कर दिया कि हमारे पास इतने फंड नहीं है कि हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा सकें। आपको बता दें कि स्टील बनाने के लिए लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और कई सारे मेटल्स उसमें मिला दिए जाते हैं, और अन्य मेटल्स को मिला करके उस स्टील का निर्माण किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा आयरन का रहता है। ये मना करने पर यूपीए गवर्नमेंट ने उनको ये एग्रीमेंट दे दिया, उनको ये अनुमति दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आप जब तक कच्चे जो आयरन ओर से माइनिंग है, उस लोगों की माइनिंग करके उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दीजिए। बाद में इतना पैसा एक्सपोर्ट करके आ जाएगा आपके पास में कि आप इस स्टील प्लांट यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी कि एक एग्जांपल से समझेंगे कि एक्सपोर्ट ये करते थे 10 टन, और उस रिकॉर्ड्स के अंदर दिखाते थे 1 टन ही एक्सपोर्ट हो पाया है। ये इतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास में कभी नहीं हो पाया कि वो स्टील प्लांट यहाँ पर लगा सकें। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था वो थी अवैध माइनिंग, इलीगल खनिंग। अब हम एक डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री की सोच के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। प्रकार का जो लोहे के भंडार हैं वो भारत में पाए जाते हैं, वैसे ही कनाडा के अंदर मिलते हैं। कनाडा की गवर्नमेंट ने इस चीज़ का फायदा उठाते हुए, जो वहाँ के पोलर रीजन पर लोकेटेड है, वहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ती है, 9 से 10 महीने वहाँ पे सूरज ही नहीं निकलता है वो, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। इसीलिए उन्होंने सेंट लॉरेंस रिवर के जरिए उस आयरन की ओर को एक्सपोर्ट किया, और अपनी कनाडा के अंदर 3-4 बड़ी बड़ी सिटी, ओटावा, टोरंटो के अंदर स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए, जिससे लोगों को काफ़ी बड़ा रोजगार मिला और उनको मोटी कमाई होती है। यानी कि लोहे को वो मैन्युफैक्चरिंग करके उसको प्रोसेसिंग करके स्टील बना देते हैं और फिर जाकर के दूसरे देशों में बेचते हैं, न कि सीधे लोहे को ही कच्चे माल के रूप में बेच देते हैं। दरअसल इससे काफ़ी बड़ा मोटा पैसा कमाता है कनाडा। लेकिन इंडिया के अंदर कच्चे माल को ही बेच दिया जाता है, यानी कि लोहे को ही हम बेच देते हैं दूसरे देशों में, जापान, चाइना को, और वहीं से
दूसरे देशों से हम स्टील अपने देश में इंपोर्ट करते हैं, यानी कि उनसे स्टील खरीद के लाते हैं और कच्चा माल उनको बेच के आते हैं, लेकिन खुद स्टील नहीं बना सकती। इसी गवर्नमेंट ने जब आदेश दिए थे तो इसमें इलीगल अवैध खनन होने लगा। इसके पीछे रेड्डी ब्रदर्स लाइमलाइट में आते हैं 1999 में, जब कांग्रेस में पहली बार एंट्री होती है सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी दरअसल 2 जगह से लोकसभा की सीट्स के लिए चुनाव लड़ती हैं, उनमें से एक अमेठी उत्तर प्रदेश के अंदर और बेल्लारी कर्नाटका के अंदर। और बीजेपी गवर्नमेंट ने अपोजिशन में उनके खिलाफ में सुषमा स्वराज को खड़ा किया था बेल्लारी कर्नाटका के अंदर से। बेल्लारी के अंदर पहली बार में जनार्दन रेड्डी उनको सपोर्ट करते हैं, सुषमा स्वराज के लिए उनके लिए प्रचार करते हैं, उनके लिए काफ़ी बड़े आर्म्स और मसल्स पावर का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी सुषमा स्वराज चुनाव हार जाती है। 2006 में बीजेपी की ऑफिशियली टिकट पर जनार्दन रेड्डी की एंट्री होती है। दरअसल 2006 में एमएलसी बनके कर्नाटका असेंबली के विधान परिषद के अंदर उनको सदस्य बना दिया जाता है। तो 2008 में के अंदर असेंबली इलेक्शंस होती हैं, जिसके अंदर 224 सीट थी कर्नाटक के अंदर। पूरी विधानसभा के अंदर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 113 सीट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को वहां पे 110 सीट मिल जाती है, यानी कि बहुमत से करीब 3 सीट कम रह जाती है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार नहीं बना पाती। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जनार्दन रेड्डी ने सबसे बड़ा अहम रोल निभाया, उन ऐसे विधायकों को इस्तीफा दिलवाया, 3 कांग्रेस के और 2 जेडीएस के। उन्होंने अपनी सीट से विधायक होते हुए भी अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। वहाँ पे दोबारा से इलेक्शंस होते हैं और वो फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत साबित करने में सफल हो जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ माना जाता था वो था जनार्दन रेड्डी का। दरअसल 2008 में ही श्री कालाहस्ती मंदिर के अंदर 800 हीरो से जुड़ा वो गोल्डन साड़ी ये ऑफर करते हैं, मंदिर के अंदर दान कर देते हैं। इतनी बड़ी संपत्ति हो चुकी थी 2008 के अंदर। 2009 में श्री वेंकटेश्वर मंदिर के अंदर ये 45 करोड़ का एक हीरो से झगड़ा हुआ मुकुट दान कर देते हैं। जब ये लाइमलाइट पे इस तरह से ये आने लगती है, मीडिया के अंदर सबकी नज़र इन पे हो जाती है, तो उनको शक होता है कर्नाटक की लोक आयुक्त टीम को। उनके उस वक्त पे अध्यक्ष चेयर थे संतोष हेगड़े, उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। ऐसे ऑफिसर्स के लिए वो करप्ट नहीं हुए, उनको कितनी कोशिश की गई होगी उनको डराने की, धमकाने की, उनको खरीदने की, लेकिन वो बिके नहीं। ऐसे भी ऑफिसर्स होते हैं, ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो अपनी पद की गरिमा को खोकर के लिए चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, सिस्टम के आगे झुक जाते हैं और पैसे खरीद करके उनके लिए काम करने लग जाते हैं। लेकिन संतोष हेगड़े ऐसे नहीं थे। उन्होंने इनकी 2011 में ये पोल खोल दी। 2011 में उन्होंने 23 मिलियन टन का एक अनुमान लगाया कि इतनी अवैध इलीगल माइनिंग की गई है बेल्लारी के कई माइनिंग एरिया से लोहे को, जिसको कर्नाटक के पोर्ट से दूसरे राज्यों चीन और जापान जैसे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया गया है, यानी कि उनके लिए निर्यात कर दिया गया है। दरअसल 2009 में ही YSR रेड्डी आंध्र प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आंध्र प्रदेश के अंदर भी एक डिस्ट्रिक्ट था, उससे लोकेटेड एरिया बॉर्डर पर ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ से ये पूरे रूप में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर रेड्डी ब्रदर्स का पूरा दबदबा था। YSR रेड्डी के साथ में मिलकर के हुई उनके कई सारे स्कैम होने लग रही थी। लेकिन 2009 में YSR रेड्डी की मृत्यु हो जाती है प्लेन क्रैश के अंदर। इसके बाद में इनकी पोल खुलना शुरू हो जाती है। एम्पावरमेंट कमेटी भी इस चीज़ की जांच करती है और ये पूरी रिपोर्ट सच निकलती है। आपको ये जानकर के ताज्जुब होगा कि 2011 में जनार्दन रेड्डी को साम्राज्य बनाने के लिए और राज्य सरकार से इतने रुपए लूटने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन 2011 में ही वही बीजेपी गवर्नमेंट उनसे सारे रिश्ते खत्म कर देती है। वही 2014 में लोकसभा इलेक्शन से पहले ही रेड्डी ब्रदर्स, जो 2 ब्रदर्स बचे हुए, उनकी दोबारा से बीजेपी में एंट्री होती है YS येदियुरप्पा के जरिए। अब ये येदियुरप्पा के जरिए कर्नाटक के अंदर इलेक्शंस लड़ते हैं, लेकिन इलेक्शंस में 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट बनती है केंद्र में और 2015 में जनार्दन रेड्डी को बेल दे दिया जाता है। जनार्दन रेड्डी कुछ दिन राजनीतिक वनवास में रहते हैं। 2018 में फिर होते हैं। वहाँ पर सोमशेखर रेड्डी, जो जनार्दन रेड्डी के भाई हैं, वो बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ते हैं। अब चुनाव लड़ते हैं, इसके प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाते हैं और वो कुछ इस प्रकार से भाषण देते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन 2023 में फिर यहाँ पे कर्नाटक के अंदर असेंबली इलेक्शंस हुए थे। वहीं पे जनार्दन रेड्डी ने एक नई पार्टी बना करके अपने लिए तैयार कर ली थी। उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, जैसे उन्होंने इतने मेंबर खड़े हुए थे वो जीत नहीं पाए। लेकिन फिर भी इतने बड़े खनन माफिया, इतने बड़े 16,085 करोड़ का घोटाला करने वाले आज इस देश के अंदर बेल पे घूमते हैं बाहर, और उनको सरकार भी संरक्षण देती है।
आप सोच सकते हैं इस सिस्टम का, जिसने पूरे इसको आप क्रिमिनल कहेंगे या देशद्रोह कहेंगे, उसके खिलाफ में एक भी सेडिटिज्म का देशद्रोह का आरोप नहीं लगाया जाता है, क्योंकि हमारा पैसा उसको बेच करके और इतने बड़े शान शौकत के साथ में ऐसे मिनिस्टर जिंदगी जीते हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के कमेंट पे तो बता ही सकते हैं।